हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन बैंक सीरीज के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लास्ट वीडियो पर आ गए हैं। और आपको पता है कि पिछले वीडियो में आपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे। ये वो क्वेश्चन है जो लोक शिक्षण संचालनालय ने क्वेश्चन बैंक बनाया है। आप देखेंगे कि वीडियो में एक कमेंट्स भी आया था कि सर 12th क्लास के क्वेश्चन बैंक में नहीं आए हैं। 12th क्लास का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि 12th का पेपर बनाता है कौन? माध्यमिक शिक्षा मंडल, जबकि 11th का पेपर बनाएगा लोक शिक्षण संचालनालय, जिनका ये क्वेश्चन बैंक है। इसलिए आप मान के चलिए कि बहुत सारा पेपर और लगभग पेपर इसी से आने वाला है। तो आज जिन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, अगर हम उनकी बात करें तो आज हमें केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम को पढ़ना है और हमें पढ़ना है ऊंचाई के साथ गहराई के साथ जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, केपलर के गति संबंधी नियम। कोई ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके बारे में केपलर ने 3 बहुत महत्वपूर्ण नियम दिए। हालांकि कोपर्निकस ने यह बताया था कि सूर्य के स्थिर होता है और ग्रह चक्कर लगाते हैं, पर केपलर ने उनके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिए। पहला नियम जो था वो ये कह रहा था कि जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है। ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते पर ये चल रहा है ग्रह, ये जो मार्ग है ये दीर्घ वृत्ताकार होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ये बात आप पक्की मान लीजिए कि ये जो इलिप्टिकल पाथ होता है। दूसरी चीज जो थी, वो जो नियम था, दूसरा नियम केपलर का द्वितीय नियम, जिसके लिए ये चित्र बना है कि यहां जो चक्कर लगा रहा है ना जब ग्रह, तो उसकी जो वेलोसिटी है, कक्षीय चाल जो है, वो एक सी नहीं है। कभी वो यहां पर तेजी से चलता है, यहां पर उसकी वेलोसिटी काफी हाई रहती है, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू हाई है और यहां पर आकर के बड़ी स्लो हो जाती है। कैसे? ऐसा कैसे? ये कोणीय संवेग संरक्षित रहे, इसके लिए ऐसा होता है। पर द्वितीय नियम ने कहा कि निश्चित समय अंतराल में सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली लाइन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल एरिया स्वीप करती है। सेकंड लॉ कहता था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली लाइन जो एरिया स्वीप कर रही है वो अगर समान समय अंतराल में देखेंगे तो एक सा रहेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए कि क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे ये जो ब्लू कलर से है, ये 1 मंथ में इतना एरिया कवर किया है, और यहां 1 मंथ में यहां से यहां ग्रह पहुंचा तो इतना एरिया कवर किया है, और ये एरिया दोनों बार में कैसा रहता है, ये एरिया और ये एरिया कैसा रहता है, बराबर रहता है। ये केपलर का द्वितीय नियम है। ये यहां पर इस चित्र में बना है, थोड़ा सा धुंधला था इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से चित्र भी बना लिया। अब हमारा क्वेश्चन कहता था कि तृतीय नियम को सिद्ध करना, तो पहले हम तृतीय नियम को समझ लेते हैं। तो तृतीय नियम कहता था कि जो यहां से ग्रह ने चक्कर लगाया और ये यहीं के यहीं आ गया, एक चक्कर यानी एक आवर्त काल, परिक्रमण काल, वो है T, और ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो अलग अलग होती है। 4 जनवरी को सबसे पास होती है पृथ्वी सूर्य के, और 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाती है, उपसौर अपसौर जिनको अपन कहते हैं। तो अगर हमने कहा कि एवरेज डिस्टेंस जो है सन की और अर्थ की, वो है R। एवरेज डिस्टेंस को कहा है R और टाइम पीरियड को कहा है T। तो उन्होंने कहा कि आवर्त काल का वर्ग और औसत दूरी का घन ये कैसे होते हैं?
समानुपाती होते हैं। तीसरा नियम कहता था कि ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, ये देखिए ये परिक्रमण काल का वर्ग माने ये t², तथा सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी का घन, यानी ये औसत दूरी का घन, ये कैसे होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब हमको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम से इसको सिद्ध करना है। तो हमने कहा कि भाई ग्रह का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M, यह है सन का मास, ये स्मॉल m प्लेनेट का मास, और इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है अपन स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या होगा? इनके बीच में लगने वाला बल F न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से G m अपॉन r²। ये हो गया एक नंबर, समीकरण नंबर 1। जबकि अभिकेंद्रीय बल जो लगेगा CPF सेंट्रल पिटल फोर्स, वो कितना होगा? mv² अपॉन r, 2 नंबर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि सूर्य और ग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये लाइन की गुरुत्वाकर्षण बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल के बराबर लिखा, Gm अपॉन r²। ये बराबर होगा काई के? mv² अपॉन r के। अब इसमें से जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, ये m से m कैंसिल हो गया और स्क्वायर से ये r कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया भाई हमारे पास? Gm अपॉन r इक्वल्स टू v²। चूंकि v इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम? चूंकि v इक्वल्स टू होता था r इंटू ओमेगा, तो Gm अपॉन r इक्वल्स टू r² ओमेगा²। अब ओमेगा का मान रख दें हम कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखते थे? 2π/t। तो Gm अपॉन r इक्वल्स टू r² इंटू 4π² अपॉन t²। ये वर्ग करके रख दिया मैंने, t² को इस तरफ ले गए, t² बराबर, बाकी सब कुछ तरफ ले जाने दो, t² बराबर 4π² r³ अपॉन ये Gm नीचे गया, चूंकि 4 नंबर कांस्टेंट, पाई का वर्ग कांस्टेंट, G कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो क्या मिल गया हमको? t² इक्वल्स टू कांस्टेंट नियतांक इंटू r³, यानी t² समानुपाती r³। अब देखो जरा, हम चले थे न्यूटन के नियम से और पहुंच गए हैं केपलर के थर्ड लॉ पर। तो अपन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर का तृतीय नियम निगमित कर लिया है। ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं या गहराई पर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो अब इसके लिए हम कहते हैं कि पहले अपन कर रहे हैं कौन सा? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, पहले सिर्फ ऊंचाई पर, फिर बाद में करेंगे गहराई पर। ऊंचाई पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो हमने कहा ये पृथ्वी है, नहीं है, हमने कहा कि ये पृथ्वी है जी, ओके। अब पृथ्वी की त्रिज्या
पृथ्वी की त्रिज्या ये r है, कैपिटल R है, और केंद्र से अगर सतह पर बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण g है। लेकिन हम यहां से नहीं, हम तो यहां से यहां चले गए। कितनी ऊंचाई पर चले गए? h ऊंचाई पर। यानी केंद्र से दूरी कितनी हो गई अब हमारी? r प्लस h। जब हम r प्लस h ऊंचाई पर हैं तो यहां पर आने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाता है? g डैश। g और g के मध्य रिलेशन से हमें ज्ञात है कि g बराबर क्या लिखते थे हम? gm अपॉन r स्क्वायर। एक नंबर समीकरण है भाई। और हम कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर चले गए तो गुरुत्वीय त्वरण g डैश gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमने समीकरण नंबर 2 डिवाइड बाई 1 कर लिया। हमने समीकरण नंबर 2 डिवाइड बाई 1 किया। 2 ये है, 1 ये है। क्या मिला भाई हमको? g डैश अपॉन g इक्वल्स टू, पहले हम इसका मान रखें, इसका मान रखें, तो मैं पलट के लिख दूं क्या डायरेक्ट? चलो लिख देता हूं अच्छा ऐसे ही। gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर gm अपॉन r प्लस h, g डैश अपॉन g इक्वल्स टू, gm कट गया ना, यहां पे r प्लस h नहीं आएगा, यहां आएगा सिर्फ r स्क्वायर। जी अब ये gm कट गया तो ऊपर ये चला गया r स्क्वायर अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। वैसे तो हम सवालों में यही फार्मूला यूज कर लेंगे, पर अगर हम ये मान रहे हैं कि हम पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर नहीं गए हैं, कोई ऊंचे पहाड़ पे भी जाएंगे ना तो आधा 1 किलोमीटर ऊपर गए, 2 किलोमीटर ऊपर गए, हम कह रहे सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट तक भी चले गए तो लगभग 9.5-10 किलोमीटर के बीच अपन हाइट तक गए हैं तो भी, और जबकि पृथ्वी की त्रिज्या ये r का मान है 6400 किलोमीटर, तो उसकी तुलना में h बहुत छोटा है। हम इसको नए तरीके से लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। हमने इसमें किया आगे g डैश अपॉन g इक्वल्स टू, ये r स्क्वायर बटे r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। ये कैसे लिया मैंने कॉमन? देखो जरा, a प्लस b में से अगर मैंने कॉमन लिया है a तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस b अपॉन a, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर अगर मैंने कहा कि नहीं मैं दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देता हूं, करना है मुझे दोनों पक्षों में स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से मैंने r प्लस h होल स्क्वायर को इस रूप में बना के ये लिखा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाने को है g डैश अपॉन g इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। ये घात ऊपर जाके चली गई, इसको हटा देता हूं। ये घात ऊपर चली गई, g डैश अपॉन g इक्वल्स टू 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर -2। वेरी गुड। अब चूंकि h अपॉन r बहुत छोटा है 1 से, अतः क्या लगाएंगे हम? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय लगाया मैंने भाई। यहां द्विपद प्रमेय से ये घात गुणा में आ जाएगी। g डैश अपॉन g इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन r, तो ये गुणा कर दिया। g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। ये जो समीकरण आया है ये बता रहा है कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो g डैश का मान g माइनस समथिंग होता है, यानी ऊंचाई पर जाने पर g डैश का मान कम हो जाता है काय से? g से।
अर्थात एक निष्कर्ष निकला है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में कमी होती है। ऊपर गए तो जी के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये स्पष्ट है। आप इसको देख लीजिए, जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लिखना कुछ इस प्रकार से है। ये जो मैंने नोट्सों में क्वेश्चंस लिखाए थे तो वो इस प्रकार के थे। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पूरे बोर्ड पे यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अब बात आती है कि हम गहराई पर जा रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा अगर हम पृथ्वी तल से गहरे जाते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा। हमने कहा कि हम पृथ्वी के अंदर गहराई पर जा रहे हैं। यह है पृथ्वी भाई, बड़ी कर ली थोड़ी ज्यादा है। अब अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, क्योंकि यहां पर जो इसका केंद्र है इससे ये त्रिज्या कितनी है? अभी r है पृथ्वी की त्रिज्या। सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? g है। लेकिन अगर हम गहराई पे चले गए, हम यहां आ गए सर, हम यहां आ गए, तो अब यहां पर आने पर इस जगह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, मैंने कहा वो कितना हो गया? g डैश। अब अगर हम इसको इस फार्मूले से डायरेक्ट चलें, किस फार्मूले से? कि सर आप ये वाला फार्मूला ले लीजिए, क्या कि g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने r की जगह r प्लस एच लिखा, तब की जगह r की जगह r माइनस एच लिख ले। नहीं लिख सकते, क्योंकि तब पूरी पृथ्वी थी जब हम ऊपर थे तब। लेकिन जब हम गहराई में गए हैं तो केवल इतनी पृथ्वी हमको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसलिए अब की बार जो द्रव्यमान है वो भी परिवर्तित होगा। तो अब हमें एक नए तरीके से यहां जाना होगा। अब हमें यह कहना होगा भाई कि यहां पर जो है, अब जो शेष पृथ्वी है वो इतनी है। अब ना इतनी त्रिज्या की पृथ्वी काम में आ रही है। कितनी त्रिज्या की? ये r माइनस एच त्रिज्या की पृथ्वी काम आ रही है। तो अब इस फार्मूले को हम थोड़ा सा बदलेंगे और इसमें हम द्रव्यमान का मान रखेंगे। चूंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता था? आयतन गुणित घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता था आयतन गुणित घनत्व। तो आयतन कितना है पृथ्वी का? m बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। आयतन कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। और घनत्व अपन ने पृथ्वी का घनत्व मान लिया d। अब ये अपन इसमें m का मान रखते हैं तो g कितना मिल जाएगा आपको देख लेते हैं। तो g बराबर कितना आया? g अपॉन आर स्क्वायर। और m का मान रखा कितना? 4/3 पाई r क्यूब d। ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमको जो g का मान मिलेगा, मैं पीले से इसलिए लिख रहा हूं कि अपन सतह पे यहां पीला लिखिए हैं। ओके, g बराबर कितना मिल जाएगा अपन को? ये 4/3 पाई r dg। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब पीला रंग उतना अच्छा दिखता ही रहा है। चलो खैर, अब अपन कहते हैं कि भाई हम गहराई पे चले गए। कितनी डेप्थ में चले गए? h डेप्थ में चले गए। तो अब रिमेनिंग अर्थ कितनी है? r माइनस एच। तो अब गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? g डैश। g डैश बराबर 4/3 पाई r माइनस एच dg। ये 2 नंबर हो गया। अब हमको मान निकालना था कि भाई g के मान में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। 2 क्या था? g डैश अपॉन g बराबर 4/3 पाई r माइनस एच dg। और बटे में क्या है? 4/3 पाई r dg। सब कट गए, क्या बचा? g डैश अपॉन g इक्वल्स टू r माइनस एच अपॉन r। और भाग दे देते हैं। g डैश अपॉन g इक्वल्स टू 1 माइनस
एच अपॉन आर, त्रियक गुणा कर देते हैं, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर। यानी क्या बात हो गई कि पृथ्वी तल से अगर अपन गहराई में जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में, हाँ ये जी नहीं आना था ना, ये जी त्रियक गुणा में चला गया था। तो अब अपन अगर गहराई के साथ गए तो जी माइनस समथिंग, यानी क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास कि जी डैश घट गया, छोटा हो गया, काय से, जी से। और अगर अपन सिद्ध कर सकते हैं कि यदि अपन क्या ले लें, H बराबर R ले लेंगे तो जी डैश बराबर कितना जाएगा, 1 माइनस 1 करके 0। यानी पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचते हो अगर आप तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है और गहराई के साथ जी के मान में कमी होती जाती है। और इस प्रकार आज अपन ने 5 नंबर के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी ने इनको अच्छे से तैयार कर लिया है और आप ये विश्वास रखिए कि आप ऐसा अगर परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एसी सर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकेंगे अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। ओके, थैंक यू।